नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। दंडकारण्य का जंगल 90,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसे नक्सलियों का गढ़ भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहीं पर नक्सली बसे हुए हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के नक्सली भी यहां मौजूद हैं। कैसे नक्सल मुक्त बनेगा छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में कितना है नक्सलवाद? छत्तीसगढ़ से खत्म क्यों नहीं होता नक्सलवाद? दंडकारण्य का जंगल कैसे बना नक्सलियों का गढ़? इतने प्लान और ऑपरेशन के बावजूद क्यों बरकरार है खतरा? खर्च बढ़ रहा है लेकिन नहीं रुक रहे हमले। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। बुधवार को नक्सलियों ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स यानी कि डीआरजी को लेकर आ रही वैन पर बम से हमला कर दिया। इस हमले में 10 जवान शहीद हो गए, साथ ही वैन चला रहे ड्राइवर की भी मौत हो गई। ये हमला दंतेवाड़ा के अरनपुर में तब हुआ जब डीआरजी के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। इस हमले के बाद पूरे बस्तर डिवीजन को अलर्ट पर रख दिया गया है। बस्तर डिवीजन में 7 जिले कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर आते हैं। बस्तर डिवीजन में सुरक्षा बलों पर नक्सली हमलों का इतिहास पुराना है। गर्मियों में ये हमले और बढ़ जाते हैं। नक्सली इसे टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कहते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश के 10 राज्यों के 70 जिले ऐसे हैं जहां नक्सलवाद अभी भी है। सबसे ज्यादा 16 जिले झारखंड के हैं, उसके बाद 14 जिले छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के जो जिले नक्सल प्रभावित हैं, उनमें बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि भले ही झारखंड में छत्तीसगढ़ से ज्यादा नक्सल प्रभावित जिले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुकाबले झारखंड में नक्सली हमलों की संख्या लगभग आधी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच 5 साल में नक्सलियों ने 1132 हमलों को अंजाम दिया है। इसमें सुरक्षा बलों के 167 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 335 आम नागरिक भी मारे गए हैं। वहीं इस दौरान सुरक्षा बलों की ओर से 398 ऑपरेशन चलाए गए हैं, जिसमें 327 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि इस साल 28 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में 37 नक्सली हमले हुए थे, जिनमें सुरक्षा बलों के 7 जवान शहीद हो गए थे।
सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को ढेर कर दिया था। अब दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ और झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से भी नक्सलवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि अब ज्यादातर नक्सली हिंसा 2 केंद्रों तक सिमट गई है। पहला छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में फैले दंडकारण्य जंगल में और दूसरा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमा पर। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा नक्सली हिंसा दंडकारण्य के जंगलों में और पहाड़ी इलाकों में ही होती है। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ के साथ साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी फैला है। ये पूरा जंगल 92,000 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद न खत्म होने की एक वजह यह भी है कि आसपास के राज्यों के नक्सली अब यहां बसने लगे हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि नक्सलवाद को खत्म करने में सबसे अहम भूमिका राज्य की पुलिस की होती है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में पुलिस के नक्सलियों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चलाए जाते हैं। नतीजा यह हुआ कि इन राज्यों में नक्सलियों ने दंडकारण्य के जंगलों में पनाह ले ली है। इसकी जड़ें 90 की दशक से जुड़ती हैं। दरअसल नक्सलियों के खात्मे के लिए 1989 में आंध्र प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन ग्रे हाउंड लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन को आईपीएस के.एस. व्यास ने लीड किया था। इस ऑपरेशन के तहत आंध्र प्रदेश में कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। इससे माओवादी घबरा गए थे। के.एस. व्यास नक्सलियों की हिट लिस्ट में आ गए थे। 27 जनवरी को माओवादियों ने गोली मारकर के.एस. व्यास की हत्या कर दी थी। उनकी हत्या शाम को उस समय की गई जब वे सैर पर निकले थे। आंध्र प्रदेश पुलिस के इस ऑपरेशन से बचने के लिए नक्सलियों को दंडकारण्य के जंगलों में छिपने को मजबूर कर दिया। धीरे धीरे इन जंगलों में माओवादियों की संख्या बढ़ती गई। इन माओवादियों ने स्थानीय आदिवासियों तक माओवादी विचारधारा फैलाना शुरू कर दी। नक्सलियों ने स्थानीय आबादी को समझाना शुरू किया है कि उनकी हर समस्या का समाधान उनके पास है। उदाहरण के लिए तेंदुपत्ता चुनने पर आदिवासियों को सबसे पहले जो मजदूरी मिलती थी वो नक्सलियों के विरोध के बाद 10 गुना बढ़ गई थी। इन सब ने यहाँ के स्थानीय आबादी को भी नक्सलवाद की तरफ ढकेल दिया। दंडकारण्य के जंगल के नक्सल क्षेत्र बनने की दूसरी वजह यह भी है कि यहाँ पर जो स्थानीय आबादी रहती है उन्हें सालों तक बुनियादी जरूरतें भी हासिल नहीं हो सकीं। डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स बस्तर डिवीजन के सभी जिलों में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर,
सुकमा, कोना गांव और दंतेवाड़ा में भी इसका गठन किया गया। डीआरजी में स्थानीय युवाओं को तरजीह दी जाती है ताकि नक्सलवाद से निपटने में ज्यादा मदद मिल सके। इन्हें इन इलाकों की ज्यादा जानकारी होती है और स्थानीय भाषा की भी समझ होती है। नक्सली हमलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमले कम नहीं हो रहे। 2017-18 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 92 करोड़ रुपए दिए थे, जो 2020-21 में बढ़ाकर 140 करोड़ रुपए हो गए। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में सबसे ज्यादा मौतों के मामले में टॉप पर है। बहरहाल देखना यह होगा कि प्रदेश की नई सरकार इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए कौन से कड़े कदम उठाती है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।